हमारे ही देश भारत की तरह एक और देश है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी है एथेंस। लेकिन आज का जो एथेंस है वो प्लेटो के ज़माने का एथेंस जैसा नहीं था। जिस वक्त प्लेटो लिख रहे हैं, जिस समय से प्लेटो आते हैं, उस समय जो ग्रीस था वो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे नगर राज्यों में डिवाइडेड था। उन्हीं सिटी स्टेट्स में से एक हिस्सा था एथेंस, जहाँ पैदा होते हैं प्लेटो। और प्लेटो जिस जगह से आते हैं, जिस दौर से आते हैं, उस वक्त का एथेंस जो था वो बहुत ही अच्छे सिचुएशन में नहीं था। हालांकि डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन था। रूलर्स जो थे उनके पास सारा पावर था। ज़्यादातर जो जनता थी वो गरीबी में जी रही थी, खेती कर रही थी। स्लेवरी वहाँ पे उस वक्त पे जो था वो एग्जिस्टेंस में था। डेमोक्रेसी के होते हुए भी वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस देश के विकास के लिए। जिस तरीके का स्टेट बनाना चाहते थे, जिस तरीके के राज्य का सपना देखते थे प्लेटो, एथेंस उस वक्त बिल्कुल भी वैसा नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्लेटो का जो वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये एक डेमो वीडियो है। ये वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि आप अगर हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं और मेरे साथ CUET PG 2026 का अपना सफ़र शुरू करते हैं तो किस तरीके से इस जर्नी में मैं आपका साथ दूंगी, कैसे आपके कंसेप्ट्स क्लियर करूंगी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। हालांकि अगर आप किसी और कोर्स से भी हैं, फिर भी ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं प्लेटो का, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एकदम मज़ेदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्लेटो के माइंडसेट को। हालांकि इस वीडियो में हम एक फर्स्ट पोर्शन ही उनकी थियोरीज का कवर करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये, जहां हम उनकी थियोरी ऑफ आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया कि प्लेटो जिस समय से आ रहे थे, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई थिंकर या फिलोसोफर जब अपनी कोई बात कहता है, कोई किताब लिखता है, या कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है। अगर लगातार मैं आपको आउट ऑफ ब्लू आके पढ़ाने लगूं कि प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस ये है और आपको सारी डिटेल्स बताना शुरू करूं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो प्लेटो की थियोरीज को पढ़ने से पहले प्लेटो के माइंडसेट को समझ लेना ज़रूरी है कि प्लेटो के दिमाग में चल क्या रहा था, क्या सोच कर वो ये सारी बातें कहते हैं, क्या सोच कर वो अपनी थियोरीज देते हैं। तो देखिए, प्लेटो आप समझ लीजिए हमारे आपके जैसा एक बच्चा, एक लड़का जो अपने देश में पल बढ़ रहा है, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख रहा है, अपने गुरुओं से सीख रहा है। आपको बता दूं कि प्लेटो के जो गुरु थे वो सोक्रेटिस यानी शुक्रात थे, जिनको फिलॉसफी का फादर भी कहा जाता है। दर्शन का मतलब दर्शन की दुनिया के वो बेताज बादशाह थे सोक्रेटिस। तो जो प्लेटो को बताने के लिए थोड़ा सा आपको सोक्रेटिस और उनके माइंडसेट को समझाने की कोशिश करूंगी। क्यों प्लेटो ऐसा लिख रहे थे, वो रीज़न आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड को मेरे साथ एंजॉय करिए। तो प्लेटो के जो गुरु थे सोक्रेटिस वो भी एथेंस के रहने वाले थे, एथेंस में पैदा हुए थे। उस वक्त भी डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम था। लेकिन सोक्रेटिस का ये मानना था कि देखो, डेमोक्रेसी उसी देश में होनी चाहिए जहाँ की जनता एजुकेटेड है, जहाँ लोगों के पास ज्ञान है। आपके जनता के हाथ में पावर है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, लेकिन अगर जनता को ज्ञान ही नहीं है तो वो गलत प्रतिनिधि को चुन लेगी और फिर बर्बादी होगी, फिर करप्शन होगा। तो इस वजह से सोक्रेटिस का ये मानना था कि डेमोक्रेसी वहीं अच्छी लगती है जहां लोगों के पास ज्ञान है। तो सोक्रेटिस जो सुकरात थे वो क्या करते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे, अपने शिष्यों से सवाल जवाब करते रहते थे। वो कभी किसी को कुछ चीज़ डायरेक्टली बताते नहीं थे। अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछने जाओगे, बताइए सोक्रेटिस जस्टिस क्या है, तो वो आप ही से सवाल पूछेंगे, आप बताइए जस्टिस क्या है। मतलब वो अपने शिष्यों से सवाल पूछते थे और वाद विवाद करके, उसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, एक डायलेक्टिकल मेथड का यूज करते थे। और अंत में खुद ही एक कंक्लूजन सामने आता था और सत्य जो है अपने आप को खुद ही प्रकट कर देता था। तो ये एक बड़ा लाजवाब तरीका था सुकरात का। और जिन दिनों में सोक्रेटिस बातें कर, देखो सुकरात ने खुद कोई किताब नहीं लिखी है। सोक्रेटिस के जितने भी, वो घूम घूम कर ऐसे ही ज्ञान की बातें करते रहते थे और उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य लोग ही उनकी बातें लिखते रहते थे। उनके शिष्यों में से एक थे भाई हमारे प्लेटो, उनके बहुत बड़े शिष्य थे। तो उन्होंने सुकरात की जो भी बातें हमें पता चलती हैं, मोस्टली हम प्लेटो की किताबों में पढ़ते हैं। प्लेटो की जो भी उन्होंने 36 किताबें लिखी हैं, जो डायलॉग्स लिखे हैं, उसमें उन्होंने सोक्रेटिस को एज ए हीरो दिखाया है। सोक्रेटिस कैसे अपने शिष्यों से सुकरात बातें कर रहे हैं, वही उनकी किताबों को एज ए डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है।
तो इस तरीके के थे सुकरात, और प्लेटो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जिस दौर में वो बोलते थे, अपनी बातें कहते थे, उस वक्त के जो नौजवान लड़के लड़कियां थे वो एकदम पागल हो गए थे। मतलब उनको उनकी बातें इतनी रेवोल्यूशनरी लगती थी, यंग माइंड को एकदम इग्नाइट करने वाली बातें करते थे। तो ये अब देखो, जो रूलर है, जो रूल कर रहा है, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, तुमको सवाल पूछने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई एक अलग से एक इंसान आया, कोई एक आदमी आया 40-45 साल का, या एक गुरु जैसा दिखने वाला, जो लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा है, उनको जगाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग रूल कर रहे हैं उनको दुख होगा, उनको गुस्सा आएगा, उनको लगेगा भाई इसका मुंह बंद करो। तो अलग अलग तरीके से उनको परेशान किया गया, और अंत में आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि जो हमारे सुकरात थे उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। अब ये बात, इसका प्लेटो के दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि प्लेटो को लगा कि भाई ये जो एथेंस है, इस हमारा जो ये देश है, इसमें जो सबसे बुद्धिमान आदमी था सुकरात, उसको जहर पिला के मार दिया गया। तो फिर ऐसे देश का क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा हताश थे, और उनका सपना था कि भाई अब एथेंस को एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाना है। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लेटो जो अपनी थियरीज देते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो बेसिकली जो प्लेटो हैं वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि जिस दौर में वो पल बढ़ रहे हैं, जिस दौर में वो जी रहे हैं, उस दौर का जो एथेंस है वो करप्शन से भरा है। जो लोग पावरफुल पोजीशन में हैं वो लोगों को रूल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दास प्रथा है, और बहुत बुरी हालत है एथेंस की। वो अपने एथेंस को ऐसा देखना नहीं चाहते थे, और वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। तो उनका सपना था कि एथेंस में एक आइडियल स्टेट स्टैब्लिश करना। अब वो कैसे करेंगे? तो अपनी किताबें लिखते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उनके विचार हमें उनकी अलग अलग थियोरीज में देखने को मिलती हैं। अब हम उनके विचारों को डिटेल में समझना शुरू करेंगे। बीच में मैं 1 मिनट आपको रोक कर बताना चाहूँगी कि इसी मज़ेदार तरीके से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। और फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ द हिस्टोरिका के प्लेटफॉर्म पे CUET PG पॉलिटिकल साइंस कोर्स के लिए जुड़ी हुई हूँ। तो अगर आप मुझसे CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 का जो अपना सफ़र है आपका शुरू करना चाहते हैं, और टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जा करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और मेरे साथ अपना ये सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और प्लेटो की जो थियरी है, थियरी ऑफ आइडियाज़, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हमने उनका कंसर्न जान लिया कि उनका कंसर्न क्या था, चिंता का विषय क्या था, जो बातें वो कह रहे हैं भाई वो कह क्यों रहे हैं, ये बात आपने समझ ली। अब आइए उनकी थियरी को डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लेटो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। आपको पहले बता दूं ये आइडियल स्टेट होता क्या है, आइडियलिज्म क्या है, आइडियाज़ क्या हैं, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। अभी अगर मैं 2-4 बातें ऐसी कहूं जो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर ना हो, तो अभी आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो ख़त्म होते होते सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ CUET PG के लिए ही नहीं, अगर आप UPSC के एस्पिरेंट है या किसी भी तरीके से आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इस क्लास के ख़त्म होते होते प्लेटो का जो इंट्रोडक्शन है और उनकी जो थियरी ऑफ आइडियाज़ हैं, जो पूरा बैकग्राउंड है, वो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हम समझने जा रहे हैं कि प्लेटो की जो थियरी ऑफ आइडियाज़ है, वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। प्लेटो को एक आइडियलिस्ट भी कहा जाता है। तो भाई ये आइडियलिज्म होता क्या है, आइडियाज़ होते क्या हैं, वो भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली प्लेटो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाओ। आइडियल स्टेट मतलब एक भगवान की दुनिया जैसा यहाँ पे सेटअप करना है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आगे देखेंगे। देखो, प्लेटो की जो थियरी ऑफ आइडियाज़ है उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। मतलब जिसको भी आप रियल समझ रहे हैं वो रियल नहीं है, वो आइडियाज़ का एक शैडो है। देखिए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ आइडियलिज्म क्या होता है, आइडियाज़ क्या होते हैं। तो जो ये आइडियलिज्म है ना, ये एक फिलोसफिकल बिलीफ है, एक विचारधारा है, एक चश्मा है दुनिया को देखने का। जब भी आप, जैसे ही आप चश्मा बदलते हैं, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो
उसी को हम इज़म या फिलॉसफी या दर्शन या दुनिया को देखने का नज़रिया आप कह सकते हैं। तो प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे, वो एक आइडियलिज्म के चश्मे से दुनिया को देख रहे थे। उनका ये मानना था कि जो भी चीज़ें, रियलिटी क्या है, आइडियाज़ रियलिटी हैं। आप जो भी चीज़ें रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो असल में रियल नहीं है। रियल क्या है? आइडियाज़ जो आपके दिमाग में है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक चेयर देखा, अब आपको लगता है कि ये कुर्सी जो है वो रियल है, वो असल में ये कुर्सी ज़िंदा है और यही सच है। लेकिन प्लेटो कहते हैं, या जो भी आइडियलिज्म को की विचारधारा में बिलीव करते हैं, या जो भी आइडियलिस्ट थिंकर्स होते हैं, वो कहते हैं भाई जो तुम कुर्सी देख रहे हो वो रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। अगर उस कुर्सी को अभी तोड़ करके नॉर्मल लकड़ी बना दो तो वो टूटी हुई लकड़ी बन जाएगी। जब वो परमानेंट ही नहीं है तो वो रियल कैसे हो सकती है? जो भी कुछ रियल है वो परमानेंट होना चाहिए। तो ये जो भी लोग आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है। देखो, एक डिस्क्लेमर मैं और देना चाहती हूँ। जब भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप दर्शन पढ़ रहे हैं या थॉट पढ़ रहे हैं या ये थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में जजमेंट मत बनाइए कि प्लेटो ने ये कहा, प्लेटो तो बुरे थे, या मैकियावेली ने ऐसा कह दिया, मैकियावेली अच्छे इंसान नहीं थे। ऐसा नहीं सोचना है। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं या मास्टर्स कर रहे होंगे, आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपको अपने दिमाग में पहले ये सोचना है कि पहले मुझे बिना जज किए इस थिंकर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी है, ये क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप 2025 में बैठ के प्लेटो को जज नहीं कर सकते। इतने हज़ारों साल पहले जो प्लेटो ने लिखा, उस वक्त की जो दशा है, जो सिचुएशन है, वो अलग होगी। तो प्लेटो के माइंडसेट को निस्वार्थ भाव से, एक स्टूडेंट के माइंडसेट से उनको पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, जजमेंट देने की कोशिश मत करिए। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जब आप जजमेंट देने के लायक हो जाएंगे, अभी आपको जजमेंट नहीं देना है। सिर्फ मैं जो कह रही हूँ या जो किताबों में लिखा है, अपने टीचर्स के थ्रू इन फिलोसोफर्स को पढ़ने की और समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको समझा रही थी कि आइडियलिज्म क्या होता है। जो लोग आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, जैसे प्लेटो को मैं आइडियलिस्ट कह रही हूँ, तो प्लेटो क्या है ऐसा कि मैं उनको आइडियलिस्ट कह रही हूँ? तो प्लेटो कहते हैं कि जो भी आप चीज़ें दुनिया में देख रहे हैं, जिसको आप रियल समझ रहे हैं, वो रियल नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। रियल क्या है? आइडियाज़ जो आपके दिमाग में हैं। तो हमने कुर्सी के एग्जाम्पल से समझा। मान लो बढ़ई ने कुर्सी बना दी, अब कुर्सी बन गई तो कुर्सी को तोड़ दोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो परमानेंट ही नहीं है, तो फिर वो रियल कैसे है? रियल तो वो आइडिया है ना, वो कुर्सी का आइडिया जो उस कारपेंटर के दिमाग में आया होगा। तो यहाँ दो कुर्सी है, एक कुर्सी उस बढ़ई के दिमाग में और एक कुर्सी जो आप सामने देख रही हैं जो उसने बना दी। सच कौन सी है? वो दिमाग में जो आइडिया है वो सच है, क्योंकि वो परमानेंट है। उसके दिमाग में जो कुर्सी का आइडिया आया वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो परफेक्ट चेयर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, वही रियल है। और जो चेयर उसने बना दी भाई, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी का सिर्फ एक शैडो मात्र है। आपको लग रहा है कि वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है। तो इस तरीके की विचारधाराओं में जो लोग बिलीव करते हैं, जो आइडियाज़ को रियल मानते हैं, जो आइडियाज़ को परमानेंट मानते हैं, उनको हम आइडियलिस्ट कहते हैं। तो जो हमारे प्लेटो हैं, जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक आइडियलिस्ट जो है थिंकर हैं, एक आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे। तो प्लेटो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्लेटो की थियरी ऑफ आइडियाज़ क्या है? तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि प्लेटो हमको ये समझाना चाह रहे हैं कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़, यानी कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता विचारों की छाया मात्र है। अब इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लेटो कहते हैं कि जो अभी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि जो भी इस वर्ल्ड में जो आप चीज़ें देखते हैं, जैसे पौधा है वो ग्रो कर रहा है, कोई चीज़ आपने बनाई वो ब्रेक कर जाएगी, जो फ्लावर है वो ब्लॉसम करेगा फिर मुरझा जाएगा, परमानेंट कहाँ है? उसका जो आइडिया आपके दिमाग में है वो परमानेंट है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा, वो रियल है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो एवर लास्टिंग है, फॉर एवर लास्टिंग है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे आप, वीडियो एंड होते होते पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। तो वो कह रहे हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी है वो चेंज हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो वो रियल नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। उन्होंने कहा दो वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड ऑफ सेंसेस हैं, जो हम आँखों से, अपनी इंद्रियों से जो चीज़ें देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक दुनिया बना रही है जिसमें हर चीज़ परफेक्ट इम्परफेक्ट है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। और एक दूसरी दुनिया है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, विचारों की दुनिया, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट हैं, इटर्नल हैं। तो वही बात है जो मैंने समझाया कि दो चेयर हैं यहाँ पे, एक आइडियल वर्ल्ड में यानी आपके दिमाग में आइडियाज़ के फॉर्म में, और एक रियल वर्ल्ड में जो कि टूट सकता है, जो कि परमानेंट नहीं है। तो ये प्लेटो का मानना था। उनकी थियोरी ऑफ आइडियाज़ में वो क्या कह रहे हैं? रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। जो भी आप रियल देख रहे हैं वो जो आइडियल वर्ल्ड है, जो आइडिया आपके दिमाग में है, उसका शैडो मात्र है। इसको और
वो दूसरे दूसरे तरीक़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड। अब देखिए, अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि प्लेटो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए, यकीन मानिए एंड होते होते सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम प्लेटो का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं, उनकी थियोरी ऑफ आइडियाज़ को कवर कर रहे हैं, हमने उनका कंसर्न देख लिया, बैकग्राउंड समझ लिया, प्लेटो को हम आइडियलिस्ट क्यों कह रहे हैं वो समझ लिया। अब उनकी जो थियोरी ऑफ आइडियाज़ है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हमने एक लाइन में कहा कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, उनकी थियोरी ऑफ आइडियाज़ का ये सार है। इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझने के लिए हमको प्लेटो के सोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझने की कोशिश करना है कि प्लेटो की जो थियोरी ऑफ सोल है उससे वो क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली प्लेटो ये कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा अपने थियोरी ऑफ सोल में कि हम सभी के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 तत्व होते हैं, रीज़न, करेज और एपिटाइट। मतलब हम सबकी जो आत्मा है ना वो 3 ही तत्वों से मिलके बनी हुई है, रीज़न, करेज और एपिटाइट। रीज़न यानी कि तर्क शक्ति, मतलब तर्क करने की जो आपकी क्षमता होती है, किसी ने अगर कुछ बोला तो उसको आप रिवर्ट कर सकें, सवाल पूछ सकें, जो आपका क्रिएटिव माइंड है। तो उन्होंने कहा कि आपके सोल का एक एलिमेंट है रीज़न यानी कि रैशनैलिटी, तर्क शक्ति। दूसरा करेज, करेज यानी कि हिम्मत, कुछ भी करने के लिए आपके अंदर जो हिम्मत आता है वो आपके सोल के करेज वाले एलिमेंट से आता है। और तीसरा एलिमेंट है एपेटाइट यानी कि भूख, यानी कि आपके जो भी डिज़ायर्स होते हैं, जो आप पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो आपके सोल के ये जो थर्ड एलिमेंट है एपेटाइट, वहीं से आता है। तो प्लेटो के हिसाब से हर इंसान की जो सोल है, जो आत्मा है, उसमें 3 एलिमेंट, 3 तत्व होते हैं, रीज़न, करेज और एपेटाइट। यानी कि आपकी जो तर्क शक्ति है और आपकी जो हिम्मत है और आपके अंदर जो भूख है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब प्लेटो का ये मानना है कि हर जो सोल है उसके अंदर ये तीनों एलिमेंट अलग अलग क्वांटिटी में होता है। किसी के अंदर रीज़न ज़्यादा होता है, किसी के अंदर करेज ज़्यादा होता है और किसी के अंदर एपेटाइट ज़्यादा होता है। इसीलिए हर इंसान अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग उसका बिहेवियर होता है। तो जिसके अंदर रीज़न यानी तर्क शक्ति डोमिनेट करती है वो मैन ऑफ गोल्ड होता है, उसको मैन ऑफ गोल्ड कहते हैं प्लेटो। और वो दार्शनिक आदमी होता है, उसको वो फिलोसोफर कहते हैं जैसे वो खुद थे। और एक जो है मैन ऑफ सिल्वर, जो जिसके अंदर करेज का एलिमेंट डोमिनेट करता है, उसको वो मैन ऑफ सिल्वर कहते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे सोल्जर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं अपने देश के लिए। और जो तीसरा एलिमेंट है एपेटाइट, तो जिन लोगों के अंदर एपेटाइट डोमिनेट करता है यानी भूख, वो लोग ट्रेडर्स बन सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं। तो प्लेटो ने कहा कि प्लेटो की थियोरी ऑफ सोल के हिसाब से हर एक आत्मा यानी हर सोल में 3 एलिमेंट्स होते हैं, रीज़न, करेज और एपेटाइट। जिसमें रीज़न डोमिनेट करता है वो मैन ऑफ गोल्ड है, वो फिलोसोफर बन सकता है। जिसमें करेज डोमिनेट करता है वो मैन ऑफ कॉपर है, वो सोल्जर बन सकता है। और जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करता है वो जिसमें करेज डोमिनेट करता है वो मैन ऑफ सिल्वर है, और जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करता है वो मैन ऑफ कॉपर है और वो ट्रेडर बन सकता है। तो बेसिकली प्लेटो ये क्यों कह रहे हैं, क्यों ये सब, जब भी कुछ भी थियोरी पढ़ो ना तो सोचो कि वो क्यों हो रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है। प्लेटो क्या चाहते थे? एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा मेरे गुरु सुकरात को मार दिया तुमने, तुम बिल्कुल गर्त में जा रहे हो, मैं अपने जो ये सिटी स्टेट है, जो ये मेरा देश है, जो एथेंस, उसको आइडियल स्टेट बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए उनको जनता को पहले ठीक करना पड़ेगा, लोगों का मैकेनिज्म ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल रूट कॉज पे जा करके उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब जनता ठीक हो जाएगी, जनता बुद्धिमान हो जाएगी, जनता ठीक से काम करने लगेगी, तो पूरा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। तो प्लेटो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम सब एक जैसे नहीं हो, तुम में से कुछ लोग हैं जिनके अंदर तर्क शक्ति ज़्यादा है, तो तुम जिसके अंदर तर्क शक्ति ज़्यादा है उसको फिलोसोफर बनना चाहिए, उसको रूलर बनना चाहिए, उसको राजा बनना चाहिए, क्योंकि वो दार्शनिक आदमी है, वो सब कुछ देख सकता है, तर्क शक्ति से अच्छे डिसीजंस ले सकता है। अब तुम में से जिसके अंदर करेज का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, तुम लोग उसको पहचानो और तुम सोल्जर्स बनो, तुम देश के लिए फाइट करो। और जिसके अंदर एपेटाइट का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, भूख ज़्यादा है, डिज़ायर्स ज़्यादा है, वो ट्रेडर्स बनो। तो फिर अगर तुम अपने सोल के डोमिनेंट क्वालिटी को पहचान लोगे और उस हिसाब से उस फील्ड में काम करोगे, तो तुम जो है सोसाइटी में एक बैलेंस रहेगा, जिसके अंदर जो इच्छा है वो वही काम कर रहा है, 100% एफिशिएंसी से कह रहा है। यही उनकी थियोरी ऑफ जस्टिस भी है कि अगर आप अपनी सोल की डोमिनेंट क्वालिटी को पहचान करके उस दिशा में काम करते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे जस्ट इस्टेब्लिश होता है। और जब पूरे समाज के लोग ऐसा कर लेते हैं तो सोशल लेवल पे जस्ट इस्टेब्लिश होता है। ये मैंने प्लेटो की थियोरी ऑफ जस्टिस का
विस्तार आपको एक लाइन में बता दिया। तो ये प्लेटो का जो एम था वो था, और ये वो कहना चाहते हैं। तो मैं आपको प्लेटो के सोल का जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रही थी। तो बेसिकली हम प्लेटो की थियोरी ऑफ सोल को क्यों पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो क्यों बोल रही हूँ, वो एंड में आपको समझ में आ जाएगा जब हम कंक्लूजन देंगे, इस वीडियो के सार को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्लेटो की थियोरी ऑफ सोल को देखा, समझने की कोशिश की कि प्लेटो जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, प्लेटो कहते हैं कि ओनली दोज हु हैव रीजन कैन स्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी जिनके पास तर्क शक्ति है सिर्फ वही जो है किंगडम ऑफ गॉड यानी कि भगवान की दुनिया को इस धरती पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है आपको मैं उनके एलेगरी ऑफ केव्स के कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव का क्या कॉन्सेप्ट था। प्लेटो कहते हैं कि देखो, हम सभी जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस डायग्राम को ठीक से समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे जो ये लोग बैठे हुए हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि ये हम लोग हैं, मेरे एथेंस वासियों, मेरे एथेंस की जनता, तुम जो लोग हो ना वो ये लोग हो। ये जो इस दीवार की तरफ पीठ करके चुपचाप बैठे हुए हैं, इनके जो हाथ हैं वो जंजीर से बंधे हुए हैं। अब ये कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ देख सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब बाहर निकल के कुछ नहीं देख सकते हैं क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की परछाई यहाँ बन रही है क्योंकि यहाँ आग जल रही है। ये उनका एक एलेगरी ऑफ केव जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करके एथेंस के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वो बता रहे हैं कि तुम इस गुफा में रह रहे हो, तुम सारे एक गुफा में बैठे हो, और गुफा में भी कहाँ हो, एकदम अंदर बैठे हुए हो, तुम सबके हाथ बंधे हुए हैं, तुम सब दीवार की तरफ पीठ करके बैठे हुए हो, और जो रियल चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये रियल चीज़ें हैं, रियल चिड़िया है, रियल जो भी आपको दिख रहा है, इसका जो है परछाई बन रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ आग जल रही है। और ये तुम जो एथेंस वासी हो, तुम जो बैठे हुए हो, तुम रियल चीज को नहीं देख पा रहे हो, तुम उस रियल चीज के शैडो को देख रहे हो, उसकी परछाई को देख रहे हो, और उसी शैडो को तुम रियलिटी समझ रहे हो। जैसे हमने चेयर के एग्जांपल से समझा कि आप जो रियल चेयर देख रहे हैं वो असल में रियल नहीं है क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। रियल क्या है, वो आइडियाज जो आपके दिमाग में हैं। ये आइडियलिस्ट थिंकर्स का ऐसा मानना है, वो आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, आइडियाज के वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। तो एलेगरी ऑफ केव के कॉन्सेप्ट से प्लेटो समझा रहे हैं कि आप जो शैडो देख रहे हैं वो जो रियल चीज़ है उसका शैडो मात्र है। मतलब आप जिसको रियल समझ रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए, एथेंस में रहते हुए, आप जिसको सच मान रहे हैं, सच नहीं है वो सच की एक परछाई मात्र है, एक शैडो मात्र है। तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो प्लेटो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने तुमको समझाया, इसीलिए हमने इसके पहले सोल की थियोरी का कॉन्सेप्ट समझा था। तो प्लेटो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम में से हर इंसान एक जैसा नहीं है। किसी के अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, किसी के अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है, किसी के अंदर एपेटाइट डोमिनेट कर रहा है। अब तुम सब हाथ में जंजीर लेके ऐसे बंधे हुए बैठे हुए हो, हिल नहीं सकते, शैडो देख रहे हो और समझ रहे हो यही रियल दुनिया है। लेकिन तुम में से वो लोग जिनके अंदर रीजन का एलिमेंट यानी तर्क शक्ति डोमिनेट करती है, जो फिलोसोफर टाइप के लोग हैं, जो दार्शनिक टाइप के लोग हैं, वो चुपचाप बैठे हैं लेकिन फिर भी वो सवाल पूछेंगे अपने आप से, मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ, मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है क्या वही सच है या सच कुछ और है। तो वो अपनी जंजीर को तोड़ेगा। जो साथ में लोग बैठे हुए हैं मजाक उड़ाएंगे कि अरे तू क्या कर रहा है, पागल है, हम सब तो इतने सालों से बैठे हुए हैं, ऐसे ही दुनिया होती है, यही सच है। लेकिन वो किसी की बात पे बिलीव नहीं करेगा। हमारे बीच भी कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी लोग होते हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, गौतम बुद्धा, जो कि लोग सिखाते रह गए लेकिन सब कुछ छोड़ करके वो निकल गए अपनी दुनिया में ज्ञान की तलाश में। तो ऐसे ही दार्शनिक लोग होते हैं। तो प्लेटो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम में से वो लोग जिनके अंदर रीजन का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है, वो उठेंगे, अपनी जंजीर को तोड़ेंगे और वो बाहर निकल के देखने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में सच क्या है। तो वो इस गुफा से होते हुए निकलेंगे, वो बाहर जाएंगे और फिर वो चढ़ते हुए ऊपर जाएंगे, सब उनको नीचे खींचेंगे लेकिन फिर भी वो नहीं रुकेंगे। वो ऊपर जाएंगे और वो ऊपर जाके देखेंगे वो चमकदार सुंदर दुनिया जहाँ पे इतना चमकीला सनलाइट, उनको सनरेज देखने को मिलेंगी, चमकीली चीज़ें देखने को मिलेंगी, हरी हरी घास और हर चीज़ जो कि बिल्कुल नया प्योर है, उनकी कल्पना से बिल्कुल परे है। ऐसी चीज़ों को वो देखेंगे और उनको समझ में आएगा कि भाई रियल वर्ल्ड ये है आइडियल वर्ल्ड, ये है भगवान की दुनिया, ये है असली दुनिया।
और उस गुफा में बैठ करके मैं जो शैडो देख रहा था वो तो रियल, वो जो आइडियल वर्ल्ड है, जो भगवान की दुनिया है, उसकी एक परछाई मात्र है। तो ये कौन कर पाएगा? वो जिसके अंदर रीजन का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा होगा, जो रैशनल आदमी होगा, दार्शनिक आदमी होगा। प्लेटो चाहते थे कि ऐसे ही लोग एथेंस को रूल करें, ऐसे ही लोग फिलोसोफर किंग बने। यही उनके फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है कि एथेंस को, यानी कि राज्य का जो राजा है वही होना चाहिए जिसमें रीजन का एलिमेंट डोमिनेट करता हो। तो उनके एलेगरी ऑफ केव के थ्रू वो यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पहले हमने सोल के थियरी को समझा ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाएं। हम प्लेटो का इंट्रोडक्शन और थियरी ऑफ आइडियाज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब हम उनके आइडियलिज्म की थियरी को, आइडियाज़ की थियरी को समझने की और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियाज़ की थियरी का सार क्या है? रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज़। मतलब आप जो भी रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है। अब इसी को समझने के लिए हम इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, थियरी ऑफ सोल समझी, और अब हम उनके एलेगरी ऑफ केव के कॉन्सेप्ट को देख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लेटो और क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब बेसिकली सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब एक कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने जो सीखा, जो समझा, उसको 1-2 मिनट में उसका सार समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम प्लेटो का इंट्रोडक्शन और थियोरी ऑफ आइडियाज़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी थिंकर को समझने से पहले उसके माइंडसेट को, उसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है कि वो जो बातें कह रहा है वो क्यों कह रहा है। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तभी आप उनके थॉट प्रोसेस को, उनकी थियोरीज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो प्लेटो का कंसर्न आप समझ गए। वो जिस देश से आ रहे हैं उस वक्त वो बिल्कुल अच्छे सिचुएशन में नहीं था। हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी थी, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज्ञान नहीं था कि वो सही रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सके, और ज़्यादा पावर जो रूलर्स थे उनके हाथ में था। जनता जो है गरीबी में जी रही थी, स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा थी, और जो उस धरती का जो सबसे ज्ञानी इंसान था, जो सबसे ज्ञानी पुरुष थे, सोक्रेटिस, सुकरात, उनको जहर पिला करके उनको सजाए मौत दे दी गई थी। वो अपना जो है शरीर त्याग चुके थे, लेकिन शरीर त्यागने के बावजूद भी वो एक चिंगारी छोड़ गए थे एथेंस के लोगों में। जैसे जो हमारे मंगल पांडे जी हैं, वो फांसी की सज़ा तो उनको हो गई, जानबूझकर वो उन्होंने समर्पण किया, वो जा कर के लटक गए फांसी पे, लेकिन एक चिंगारी छोड़कर चले गए और लोगों में विद्रोह की भावना फैल गई। 1857 का जो रिवॉल्ट हमने देखा वो भी एक चिंगारी की वजह से ही सामने आया। तो उसी तरीके का कुछ उस वक्त एथेंस में हो रहा था, जहां सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था। हालांकि सुकरात भाग सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया ताकि जिन लड़के लड़कियों को उन्होंने ज्ञान का पाठ पढ़ाया है वो आगे बढ़ के विद्रोह कर सकें और उनके एथेंस को एक आइडियल एथेंस, एक आइडियल स्टेट बना सके। तो इस तरीके से प्लेटो के अंदर वो चिंगारी फूटी। यही कारण था कि वो आगे बढ़े और इस तरीके की विचारधारा लेकर सामने आए। प्लेटो बहुत जगह घूमे थे, वो बहुत ट्रैवल किए थे, अलग अलग चीज़ों की उन्होंने पढ़ाई की थी, डिफरेंट फील्ड में उन्होंने स्टडी किया था, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत ज्ञान था उनके अंदर, और इतने ज्ञानी पुरुष के वो शिष्य थे। तो वो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, जो तुम उनकी आइडियलिज्म की थ्योरी का सार यही है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज़। वो एथेंस वासियों को यही समझाना चाह रहे हैं, जो तुम रियल में देख रहे हो वो आइडियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है। भगवान की एक दुनिया है, एक गॉड्स वर्ल्ड है, जो कि आइडियल वर्ल्ड है, जहाँ हर एक चीज़ परफेक्ट है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, वो ख़त्म नहीं होगा, वो परमानेंट है, वो इटर्नल है। और ये जो हमारी दुनिया है ना, वो उस रियल वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है, क्योंकि यहाँ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। तो ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और सोल के कॉन्सेप्ट को देकर के वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सब एक जैसे नहीं हो। कुछ लोगों के अंदर जो है रीज़न का एलिमेंट ज़्यादा है, कुछ में करेज ज़्यादा है, कुछ में एपेटाइट ज़्यादा है। तो जिनमें रीज़न ज़्यादा है भाई तुम दार्शनिक बनो, राजा बनो, फिलोसोफर बनो, और जिनमें करेज ज़्यादा है वो सोल्जर बनो, और जिसमें एपेटाइट ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है, वो ट्रेडर बनो। इस तरीके से हमारा एथेंस एक आइडियल स्टेट बन पाएगा। तो अपनी थियोरी ऑफ आइडियाज़ के थ्रू वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत आगे की बातें भी कर ली, उसको और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। तो ये था प्लेटो का इंट्रोडक्शन, उनकी थियोरी ऑफ आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट, और कॉन्क्लूज़न ये है कि भाई जो तुम देख रहे हो, ऐसा प्लेटो कह रहे हैं कि भाई तुम जो देख रहे हो रियल वर्ल्ड में, रियल नहीं है,
आइडियल वर्ल्ड, गॉड्स वर्ल्ड का एक शैडो मात्र है, एक परछाई मात्र है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब कुछ उनकी किताबों के बारे में देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अंटिल फिलोसोफर्स आर रूलर्स और रूलर्स लर्न फिलोसफी देयर इज नो प्रेडिकामेंट टू नो एंड टू द प्रेडिकामेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जिसका मतलब ये है कि जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते या जब तक शासक जो है वो दर्शन शास्त्र नहीं सीख लेते तब तक मानव जीवन की दुविधाओं का कोई अंत नहीं हो सकता है। मतलब जिनके अंदर रीजन का एलिमेंट डोमिनेट कर रहा है वो जब तक आके रूल नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वही जो सच है, जो आइडियल है, जो रियल है, जो सच में रियल है उसको समझ रहे हैं। जब तक वो रूलिंग पोजीशन में नहीं आएंगे तब तक हमारी एथेंस की सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती है। तो प्लेटो का जो ये है स्टेटमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्लेटो की राइटिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, डायलॉग्स कहते हैं उसको कुछ लोग, उनके बारे में देख लेते हैं। वैसे प्लेटो ने 36 किताबें, 36 डायलॉग्स लिखे थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, और ये मैंने क्रोनोलॉजी में लगाया है क्योंकि आप देख रहे हैं एग्जाम कितना फैक्चुअल होते जा रहा है। और कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, प्लेटो की किताबें दे दी जाती हैं और बोलते हैं कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो आपको ऑलमोस्ट ये क्रोनोलॉजी में है और आप इसको देख सकते हैं। ये शायद आया हुआ भी क्वेश्चन है। अपॉलॉजी उनकी फर्स्ट बुक है, यहाँ वाई है। अपॉलॉजी उनकी पहली किताब है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बाकी आप ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजी में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो अगर आप सिर्फ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं ना वो भी सिर्फ रटने से नहीं होगा, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। अगर आप इन किताबों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, जैसे उनकी जो किताब है अपॉलॉजी, तो इस किताब में बेसिकली जब ये क्वेश्चन आता है सामने तो बच्चों को ये लगता है कि रिपब्लिक इतना ज़्यादा सुना होता है बच्चों ने, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है जो कि बहुत ही अच्छा वो तो एक ज्ञान का एक ग्रंथ ही है। तो बच्चों को लगता है कि उनकी पहली किताब है, लेकिन उनकी पहली किताब रिपब्लिक नहीं है, अपॉलॉजी है। तो अगर आप इसको रटेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई अपॉलॉजी में प्लेटो ने क्या लिखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि उनके जो गुरु थे सुकरात, वो एक तरीके से माफ़ी मांगते हैं कि भाई माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की। मतलब उनको जहर का प्याला पिला दिया गया, तो उनकी गलती क्या थी? गलती यही थी ना कि लोगों को सच समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को तर्क शक्ति सिखा रहे थे, क्वेश्चन पूछना सिखा रहे थे, डायलैक्टिक का प्रोसेस मेथड सिखा रहे थे, सोक्रेटिक मेथड सिखा रहे थे। यही उनकी गलती थी। तो अपॉलॉजी में प्लेटो बेसिकली उनको एज अ हीरो यूज़ करते हैं और एक डायलॉग दिखाते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें सच दिखाने की कोशिश की। इस तरीके का एक सार्काज़म वाला सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप थोड़ा थोड़ा उन किताबों के बारे में समझ लेते हैं जो कि बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, तो आप जो है उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप समझ जाओगे हाँ पहले तो प्लेटो ने ये कहा था, ये अपनी किताब में लिखा था, उसके बाद उन्होंने बाकी क्रीटो, मीनो, फेडो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, बाकी किताबें आई थीं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम के उस सिनेरियो में अपने आप को ले जाने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब मेरे सामने सवाल आया है, अब इसको किस तरीके से टैकल करना है। ये चीज़ें जब आप इस प्रोसेस से पढ़ना सीख जाएंगे तो पढ़ाई आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, नो डाउट अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। और आप में से वो बच्चे, हालांकि ये वीडियो जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, जो बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा है, नेट के लिए पढ़ रहा है, सभी के लिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है, वो तो कभी चेंज नहीं होगा। इक्वली जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं अभी फ़िलहाल मैं द हिस्टोरिका के प्लेटफॉर्म पे CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 बैच के लिए जुड़ी हुई हूँ, आप सभी को गाइड करने के लिए। तो आप में से जो भी बच्चे CUET PG 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़कर अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं और CUET PG 2026 की अपनी तैयारी की इस जर्नी को एक सही दिशा दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी ऑफर्स चल रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स में एनरोल हो जाइए। सबसे पहले हम आपसे फॉर्म्स भरवाते हैं, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ। ये हमारी अभी स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले हम फॉर्म्स भरवाएंगे और बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चे की जो इंडिविजुअली आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस लेवल से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से कुछ हम प्लान
प्लान बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार तरीके से तैयारी करेंगे, टाइम टाइम पे टेस्ट्स होंगे और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए हम लोग कुछ रिवॉर्ड्स भी रखेंगे। इस तरीके से बहुत मज़ेदार तरीके से ये जर्नी हम स्टार्ट करेंगे और उसको अपने अंत तक लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।